लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस, आगे बढ़ते हैं। प्री हिस्टोरिक कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं। प्री हिस्टोरिक कल्चर है, फिर हमारा उसमें प्री हिस्टोरिक कल्चर में हमारी डिविजन्स आती हैं बहुत सारी। पैलेलिथिक कल्चर आता है, प्री हिस्टोरिक मेसोलिथिक कल्चर आता है, इस तरह से बड़े सारे कल्चर्स, न्यूलिथिक कल्चर्स आता है। तो डिफरेंट साइट्स का भी हम डिस्कस करते हैं। हम इंडियन ट्राइब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडियन कल्चर के बारे में क्या एवोल्यूशन कैसे हुआ। स्टोन टूल्स आए, उसके बाद फिर वो टूल्स और बड़े टूल्स थे। कोर जो था स्टोन का वो इस्तेमाल होता था हंटिंग गैदरिंग के लिए। टूल्स छोटे हो गए, मैक्रोलिथिक टूल्स आ गए, कंपोजिट टूल्स आ गए। उसके बाद फिर डोमेस्टिकेशन भी शुरू की एनिमल्स की। उसके बाद फिर पैस्टोरलिज्म, नोमैडिक थे पहले, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा सेमी सेटल्ड एक जगह रुक के वो रहने लगे। उसके बाद फिर वो जब एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ, जब एग्रीकल्चर के स्टार्ट हुआ, तो फिर वो क्या हुआ, फिर वो एक सेडेंटरी लाइफ जीने लगे। ठीक है, तो ये कल्चर रेवोल्यूशन को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है। प्री हिस्टोरिक पीरियड है, फिर आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमारे इंडियंस वैली सिविलाइजेशन आ जाती है। इसको प्री हड़प्पन, हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स में डिवीजन की हुई है। ठीक है, तो इसमें साइट्स की अगर हम बात करें, डिडवाना है। ओके, डिडवाना है, क्या बोलते हैं उसको, आदमगढ़ है, और बगोर है, लंजनाथ है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो सोन वैली आती है। सोन वैली आती है, भीमबेटका आता है, डिडवाना आता है, कुलियाना आता है, कमारपाड़ा आता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद निवासियन कल्चर आता है। निवासियन कल्चर की बात करें, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये अपना बेलन वैली आता है ना, भीमबेटका आता है, रैनीगुंटा है, चिंतामणि, चिंतामणि गवी है। ओके, तो ये आप देखिए, अगर हम आप लोअर पैलियोलिथिक टूल्स की बात करें, सोन वैली आता है, भीमबेटका आता है, डिडवाना आता है, कुलियाना आता है, फिर मद्रासियन कल्चर आता है। मिडिल पैलियोलिथिक में निवासियन कल्चर आता है। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में बेलन वैली आता है, सोन वैली आता है, भीमबेटका आता है, रैनीकुंटा। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड है, बगोर है, तिलवाड़ा है, लंजनाथ है। ओके, फिर सेंट्रल मेसोलिथिक पीरियड आता है, उसमें भी भीमबेटका है, आदमगढ़ है। मेसोलिथिक पीरियड में फिर ये सराय नहर राई आता है, मरहाना पहाड़ आता है, चौपानी मैंडो आता है। ये ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड में आ गया। उसके बाद नियोलिथिक एज आती है। नियोलिथिक एज की अगर हम बात करें, तो मान के चलें 8000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक जो टाइम पीरियड था वो नियोलिथिक एज उसको बोलते हैं। तो ये लास्ट पीरियड था स्टोन एज का, और एग्रीकल्चर जो है वो नियोलिथिक पीरियड में ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और कंपोजिट मटेरियल कल्चर जो थे वो कंपोजिट टूल्स का इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो उसके बाद कोल्डी हवा है, महागढ़ है, बेलन वैली है, मेहरगढ़ है, बुर्जगोम है, बिरहाना कल्चर है। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करें, आगे चलते हैं, तो ये न्यूलिथिक कल्चर आता है, कैलकोलिथिक कल्चर आता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं तो इसका आगे देखेंगे। इसमें नियोलिथिक टूल्स किस तरह के थे। ठीक है ना, तो टूल्स जो थे वो पॉलिश्ड टूल्स थे नियोलिथिक पीरियड में। ग्राउंड स्मूथ ग्राउंड एंड पॉलिश्ड टूल्स थे उस टाइम पे, है ना। तो जैसे हैंडल है, ये हैंडल हैंडल के ऊपर एक्से लगा देते थे। हैंडल है, उसके ऊपर हेडजे लगा देते थे। ठीक है, तो आ, ये सारे आगे जैसे साइट्स है, बुर्जगोम है, बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है, बेलन वैली है, कोल्डी हवा है।
महागढ़ा है ना, मेहरगढ़ है, बुर्ज होम है, चिरान है बिहार में, डाजोलो हार्डनिंग है। ठीक है, तो बेलन वैली है, मेहरगढ़ है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो कैलकुलिथिक एज आती है। कैलकुलिथिक एज में हम बोलते हैं जब स्टोन और कॉपर का इस्तेमाल होने लगा, स्टोन और कॉपर एज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं, मालवा कल्चर है, कायस्था कल्चर है, कॉपर होर्ड कल्चर है, पांडु कल्चर है, दहमाबाद है, जोरवे कल्चर है। ये सारे जो है वो इसके जो कैलकुलिथिक पीरियड के ये कल्चर हैं। जैसे जोरवे कल्चर है, मालवा कल्चर है, कायस्था कल्चर है, कॉपर होर्ड कल्चर है, पांडु कल्चर है, दहमाबाद है, जोरवे कल्चर है, पांडु कल्चर है। ठीक है, तो क्यूरिन्स का इस्तेमाल होता था उस टाइम पे, चिसल्स का इस्तेमाल होता था। ओके, तो सोशियो इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स का हम बात करें तो धीरे धीरे क्या, जब डोमेस्टिकेशन इन्होंने शुरू की तो सरप्लस गुड्स इनके पास आने लगे, पोल्ट्री का इस्तेमाल हुआ, तो सेटलमेंट्स परमानेंट होने लगे, तो सोशल इनइक्वालिटीज हिरार्कीज बढ़ने लगी, कन्फ्लिक्ट्स होने लगे। तो कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए रिलीजियस आ गया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का जो है वो हुआ, स्टार्ट हुआ। ओके, तो उसके बाद हम जब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत सारी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। टाउन प्लानिंग के बारे में आपने सुना है। ठीक है, मेजर जो साइट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, अगर उनकी हम बात करें तो जो हड़प्पा में हमें मिला रेड सैंडस्टोन का बना हुआ नेक्ड मेल टोर्सो मिला हमें वहां से। ठीक है, तो सील्स हमें मिली, तो 40% सील्स हमें जो मिली टोटल सील्स में से, वो हड़प्पा में मिली हमें। तो हड़प्पा है कहाँ पे? बेसिकली रिवर के बैंक में ये है, पंजाब में है अभी। मोहनजोदारो भी पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पे है। तो मोहनजोदारो इंडस रिवर पे है, लेकिन जो हड़प्पा है वो हड़प्पा जो है वो रिवर रावी पे है। और यहाँ पे बड़ी सारी ग्रेनरी मिली हमें, ग्रेट बाथ मिले हमें, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हमें मिली फाइंडिंग्स में। ठीक है, सील मिला हमें पशुपति महादेव का। ठीक है, ये सब चीजें हमें मिली है मोहनजोदारो से। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें आगे, कालीबंगम में चलेंगे हम। कालीबंगम में हमें क्या मिला? फायर के अल्टार्स मिले, है ना। लोथल में हमें डॉकयार्ड मिला, राइस के हक्स मिले, फायर अल्टार्स मिले, फर्स्ट मैनमेड पोर्ट मिला यहाँ पे। ओके, डोलावीरा में क्या था? वाटर हार्नेसिंग सिस्टम था, वाटर को कैसे वो हमने कंजर्व करके रखना है, वहां पे सिस्टम देखने को मिला डोलावीरा में। ठीक है, तो पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी? ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि गवर्नड जो था वो पावरफुल जो प्रीस्ट थे वो राजा थे उस टाइम पे, है ना। तो रिलीजन के बेस पे ही उनकी गवर्नमेंट बनती थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो थी वो रूल की जाती रिलीजन के द्वारा। तो गवर्नमेंट इनकी वेल ऑर्गेनाइज थी। ऐसा माना जाता है कि सिंगल कोई हिरार्की फिगर था, किंग था कोई, तो वो था जो वो अपने राजा को क्या बोलते थे? किंग बोलते थे। जब आर्यंस ने इन्वेड किया सिविलाइजेशन पे, तो एल्डर आर्यंस ने इन्वेड भी किया, तो एल्डर्स बन गए हेड ऑफ द सोसाइटी। तो अपर क्लास थी यहाँ पे, और जो थे इंडस वैली लाइक एंड फॉलोड देम। ठीक है, सोशल लाइफ थी उनकी। तो टेम्पल्स तो नहीं मिले वहां पे, तो हम कह नहीं सकते कि, बट उनके जो रिलीजियस सोशल लाइफ ग्रेवयार्ड्स वहां पे मिले हैं हमें, है ना। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वहां पे थी, बुरियल में हमें देखने को मिलती थी। तो डिक्लाइन होगी बाद में ये थ्योरी। उसके बाद रमा पिथिकस की बात करते हैं, शिवा पिथिकस की बात करते हैं, है ना, नर्मदा मैन की बात करते हैं, आर्कोलॉजी की बात करते हैं, है ना। तो इथनो आर्कोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हुई? हम प्रेजेंट सोसाइटीज का जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं, ओरोआंस है, मुंडास है, संतल्स है, हो है ना, तो बडगास है, तो पंडियंस है, इरुलास है ना, जरावास है, बिल्स है, मीनास है,
तो इनकी हम स्टडी करते हैं, तो इनके हम पास्ट को, कल्चर सिस्टम को, सोशल लाइफ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्योंकि वो बुरियल से हमें पता चलता है, बुरियल से पता चलता है कि वहां पे जो बुरियल प्रैक्टिसेस डिफरेंट थे, इसका मतलब वहां पे क्लासेस अलग अलग रही हुई। ठीक है। तो ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ड्रेनेज सिस्टम था उनका। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो तो जो रामापिथिकस था वो माना जाता है कि मायोसिन इपोर्ट से वो बिलोंग करता था। तो होमिनिड है बेसिकली ये। तो बहुत सारे कोई 2 डजन जो है वो स्पेसिमेंस मिले जो कि बिलोंग करते हैं रामापिथिकस से। ठीक है। तो इनमें बेसिकली जो है वो टीथ सी थे, जॉस थे या फिर। तो फर्स्ट जो डिस्कवरी की थी रामापिथिकस की, तो अपर जा जो था वो मिला हमें। ठीक है। तो डिस्कवरी जो की थी वो की थी G.E. लेविस ने। ठीक है। उसके बाद फिर एनालिसिस किया इसका सिमोन्स ने। तो सिमोन्स ने नाम दिया इसका रामापिथिकस। ओके। तो अगर हमें इनकी जो थी ना डेंटल आर्केड जो थी इनकी राउंड शेप थी। ठीक है। तो तो इनकी जो डायस्टीमा जो था वो बिल्कुल ना था, नहीं था, या फिर थोड़ा था। तो इनका जो डेंटल की जो शेप थी वो राउंडेड थी, राउंड शेप की थी। ठीक है। तो ये प्री मोल्डर्स में इनके जो मोल्डर्स जो थे ना वो वाई फाइव का सब पैटर्न था उसमें। ठीक है। तो जो जास जो मिला अपर पार्ट जास का, तो इनकी फेशियल प्रोफाइल हमें मिलती थी जो ऑर्थोगनेथस फेस था। इनका फेशियल प्रोफाइल कैसी थी? ऑर्थोगनेथस ऑर्थोगनेथस। ओके। तो तो एप्स जो थे ना वो सॉफ्टर फूड्स, फॉरेस्ट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पे ये डिपेंड करते, लेकिन रामापिथिकस स्पीसीज जो था ना इनका जो सोर्स ऑफ डाइट्स थे वो नट्स थे, ग्रास था, या फिर सीड्स थे। तो डाइटरी शिफ्ट इसलिए इनका ऐसे हो गया क्योंकि ग्रास लैंड जो है वो बढ़ गया, फॉरेस्ट लैंड जो है कम हो गया था एप्स के लिए। ओके। तो किसी ने कहा कि रामापिथिकस जो है वो ह्यूमन सिस्टर है, किसी ने कहा कि ये ह्यूमन जा जो है वो पैराबोलिक होता है, लेकिन रामापिथिकस का जा जो था वो वी शेप्ड था। तो ये आ, 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 कहा कि नहीं, ये जो है ह्यूमन सिस्टर नहीं है। तो हालांकि इसने एंथ्रोपोलॉजिकल पैलियो एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज में शिवालिक जो रामापिथिकस था वो काफी कंट्रीब्यूट की। उसके बाद शिवापिथिकस की बात करते हैं। अब शिवापिथिकस जो था वो भी एक मिनट था जो कि मायोसिनी पोल से बिलोंग करता है। ठीक है। तो ये वे भी वहां पे ही मिला हमें, रिमेन्स। ठीक है। बट ये जो है ना ये शिवापिथिकस जो था ये ओरांगुटन से मिलता जुलता था। शिवापिथिकस, रामापिथिकस नहीं। रामापिथिकस के जास मिले, टीथ्स मिली हमें। तो कहा गया कि किसी ने कहा कि ये एंसेस्टर है होमोकानी के, लेकिन कई जो पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उन्होंने ये कहा कि ह्यूमन का पैराबोला तो
इसका जो है वो वी शेप्ड का है ना, लेकिन ह्यूमन जा जो है वो पैराबोलिक शेप का होता है। तो इनमें देखो मोलस्क बड़े बड़े थे, रफ फूड पे डिपेंडेंट थे, सीड्स खाते थे ये, है ना। कैनाइनिस बड़ी थी, हैवी मोल्डर्स थे, इंसीजर्स थी। तो ये सिमिलर ओरेंगुटन से मिलते थे, बट हम नर्मदा मैन की बात करें, नर्मदा मैन जो है वो बोला जाता है कि वो आर्चेक मैन था, वो होमो इरेक्टस था वो। तो ये एंशियंट, मोस्ट एंशियंट जो है वो ह्यूमन रेमिनेंट जो वो डिस्कवर हुआ है वो इंडिया से। कौन सा? नर्मदा मैन, अरुण सोलंकिया जो थे, इन्होंने डिस्कवर किया। तो हमें क्या मिला? होमो इरेक्टस का ब्रोकन स्कल मिला, हमें स्कल मिला ब्रोकन शेप में होमो इरेक्टस का। तो पहले जो थे रामापिथिकस शिवापिथिकस, उनका क्या मिला? उनका हमें मिला जास मिला, अपर या फिर अपर जास मिले, चीथ्स मिली, कैनाइनिस मिली। तो इसने इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को वर्ल्ड के फॉसिल मैप में लेके आके रख दिया। किसने? जब आरावतिकस की डिस्कवरी हुई या फिर शिवापिथिकस की डिस्कवरी हुई। ये कहाँ पे हुई? शिवालिक हिल्स में डिस्कवरी हुई। उसके बाद नर्मदा मैन इसको अरुण सोलंकिया ने डिस्कवर किया था, अरुण सोलंकिया ने डिस्कवर किया था। तो ये इसको इसका नाम दिया गया, ये होमो इरेक्टस है। तो ये मोस्ट एंशिएंट जो है वो ह्यूमन डिस्कवर हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो नर्मदा मैन को कहा जाता है कि ये तो अर्लीस्ट होमोसेपियंस की अर्लीस्ट फॉर्म थी जी, है ना। तो स्कल ही था इसका, अपर पार्ट ऑफ स्कल था, लेकिन टीथ नहीं थी उसमें। तो क्रेनियल कैपेसिटी इसकी कम से कम 1200 से 1300 सीसी थी। ओके, ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब जो ग्रोथ क्या है, बेसिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या है? डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू रहती है, वो पूरी लाइफ तक होती रहती है डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है वो पूरे लाइफ तक कंटिन्यू नहीं रहती है, जब मेच्योरिटी आ जाए ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। डेवलपमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव है ना। डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, मॉरल डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना। तो ग्रोथ बेसिकली है क्या? बेसिकली इंक्रीज इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम। जैसे वेट का बढ़ जाना, हाइट का बढ़ जाना, बॉडी का प्रोपोर्शन का बढ़ जाना, फिजिकल अपीयरेंस का चेंज हो जाना। फिजियोलॉजिकल चेंजेस को हम बोलते हैं ग्रोथ को। स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजिकल चेंज, स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाए, फिजिकल में चेंजेस आ जाए, जैसे ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ इज ए एनाटॉमिकल, ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल फिनोमिना है। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो है वो बिहेवियरल है, फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, फिजियोलॉजिकल भी है और बिहेवियरल भी है डेवलपमेंट। बॉडी की ग्रोथ होती है, ब्रेन की ग्रोथ होती है, गोनाड्स की ग्रोथ होती है, ठीक है, लिम्फॉइड की ग्रोथ होती है। और ग्रोथ ग्रेडियंट, पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ सिफा सिफालो काउडल, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट रेट। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। उसके बाद हम स्टेजेस की बात करते हैं। प्री नेटल स्टेज है, नेटल स्टेज है, इन्फेंट है, चाइल्डहुड है, एडोलिसेंस है, मैच्योरिटी है, एंड सेनिसेंस। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ग्रोथ की जो है वो टाइम के साथ होती है डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट होती है, देखो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है,
फिजिकल डेवलपमेंट है जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। हेरिडिटरी, हार्मोन्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि हार्मोन्स जो हमारे फंक्शंस को, बॉडी की फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है ना। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्रूशियल रोल प्ले करता है एनवायरमेंट। न्यूट्रिशन के ऊपर, फैमिलियल इन्फ्लुएंस के ऊपर, हेरिडिटरी के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। नर्चरिंग कैसी हुई है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। एजिंग एंड सेनिसेंस, एजिंग क्या है? एजिंग बीस बेसिकली एक होता है सेनिसेंस, एक होता है एजिंग। ओके, अब सेनिसेंस क्या है? एक स्टेज होती है लाइफ स्पैन में, एक स्टेज होती है लाइफ स्पैन में, तो बायोलॉजिकल एजिंग भी कहते हैं इसको। तो बॉडी की फंक्शनिंग में डिक्लाइनिंग हो जाती है। देयर इज अ मार्क्ड डिक्लाइन इन बॉडी फंक्शनिंग, दैट इज कॉल्ड सेनिसेंस। ओके, सेनिसेंस। अब एजिंग क्या है? एजिंग का मतलब होता है कि बेसिकली सेनिसेंस क्या है? एक स्टेज है लाइफ स्पैन की जहां पे बॉडी के फंक्शन में डिक्लाइनिंग आ जाता है। और एजिंग क्या है? बेसिकली अनइंटरप्टेड प्रोसेस ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट है ये। अनइंटरप्टेड प्रोसेस ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट इसे डीजेनरेटिव चेंजेस, डी चेंजेस आ जाती है एजिंग से। बहुत सारी थ्योरीज है एजिंग में, ठीक है। बायोलॉजिकल थ्योरीज है एजिंग की, सोशल थ्योरीज है। ओके, सोशल थ्योरीज हैं, डेवलपमेंटल थ्योरीज हैं। थ्योरीज ऑफ एजिंग की बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं, सोशल थ्योरीज हैं और डेवलपमेंटल थ्योरीज हैं। तो बायोलॉजिकल थ्योरीज में आता है, जैसे हम बात करें प्रोग्राम्ड मॉलिक्यूलर सेलुलर थ्योरीज आती है इसमें। प्रोग्राम्ड थ्योरी है, माइटोकॉन्ड्रियल डिक्लाइन थ्योरी है, सेलुलर थ्योरी है, मॉलिक्यूलर थ्योरी है, डिसएंगेजमेंट थ्योरी है, एक्टिविटी थ्योरी है, कॉन्टिन्यूटी थ्योरी है, डेवलपमेंटल थ्योरीज है, ह्यूमन फिजिक एंड सोमाटोटाइप्स की डिस्कशन हुआ, वॉयलास की क्लासिफिकेशन है, करेक्ट शेल्डन्स मेथड्स ऑफ सोमाटोटाइपिंग है, हीथ एंड कार्टर मेथड ऑफ सोमाटोटाइपिंग है, शेल्डन्स मेथड ऑफ सोमाटोटाइपिंग है, क्रिचर मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, वॉयलास की क्लासिफिकेशन है। तो ये सारी ह्यूमन फिजिक की बात की है इसमें। तो आप देखिए एजिंग के बड़ी सारी थ्योरीज हैं। हमारे सेल की फंक्शनिंग, सेल डैमेज हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाता है, ह्यूमन बीइंग जो है वो एक्टिविटीज की उसकी डिक्रीज हो जाती है, फंक्शनिंग उसकी बॉडी की वो डिक्रीज हो जाती है। सेनिसेंस यही होती है कि लाइफ की ऐसी स्टेज यहाँ पे आके जो है वो डिक्लाइन हो जाती है बॉडी फंक्शनिंग। ह्यूमन फिजिक क्या होती है? फिजिक, इसमें क्लासिफिकेशन, वॉयलास की क्लासिफिकेशन है, शेल्डन की क्लासिफिकेशन है, हीथ एंड कार्टर मेथड की क्लासिफिकेशन है, शेल्डन्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है। किस तरह से एजिंग और डिफरेंस क्या है सेनिसेंस का, कैसे हम थ्योरीज क्या है एजिंग की, ठीक है ना। आप देखिए ह्यूमन फिजिक जो है, ह्यूमन फिजिक बेसिकली सोमेटोटाइप क्या है? बेसिकली बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट से हमें पता चलता है, क्लासिफिकेशन करने में हेल्प मिलती है। शेल्डन ने क्या कहा? फिजिक तीन तरह की दी, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी। हीथ एंड कार्टर ने भी मेथड दिस है, इसने भी एंडोमॉर्फी दिया, मेसोमॉर्फी दिया, एक्टोमॉर्फी दिया। मतलब एंडोमॉर्फी,
Endo means body is round, fat. Mesomorphy, ectomorphy means thin and lean body. Mesomorphy means athletic body. There are different methods of gross study. ठीक है, तो मेजरमेंट अप्रोचेस है ना, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हैं, मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, क्रैनियोमेट्री करते हैं, ड्राई स्कल्स की मेजरमेंट करते हैं, एंथ्रोपोमेट्री करते हैं, सिफालोमेट्रिक रेडियोग्राफी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, इम्प्लांट रेडियोग्राफी है, ऑटो रेडियोग्राफी है, डिफरेंट वाइटल स्टेन सच एज एलिजारिन स्टेन। तो ये डिफरेंट ग्रोथ स्टडीज हैं। मिनोआर्क, मिनोपॉज, बायोलॉजिकल फर्टिलिटी पैटर्न कैसा है, ये सारी चीजें जो है वो इन पे न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है, सोशल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, फैमिली स्टेटस के ऊपर इम्पैक्ट करती है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसी है, लाइफस्टाइल हेल्दी है ना हेल्दी है, जेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो बिगेस्ट जो फिजिकल मीलस्टोन है वुमेन्स लाइफ में वो मिनार्क है एंड मिनोपास है। ठीक है, देन उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज थ्योरीज ऑफ एजिंग। हमने पढ़ी, सोशल थ्योरीज थी, देन बायोलॉजिकल थ्योरीज थी, देन कॉन्टिन्यूटी थ्योरीज थी, डिसएंगेजमेंट थ्योरी थी। अब डेमोग्राफिक थ्योरीज की बात करते हैं। डेमोग्राफिक थ्योरीज में बायोलॉजिकल थ्योरीज आती हैं, सोशल थ्योरीज आती हैं, कल्चरल थ्योरीज आती हैं, इकोनॉमिक्स थ्योरीज आती हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल थ्योरीज है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, जैसे डाइट थ्योरी है। डाइट थ्योरी है, डेंसिटी थ्योरी है, लॉजिस्टिक थ्योरी है, फर्टिलिटी फंक्शन थ्योरी है, प्रोटीन कंजप्शन थ्योरी है। ये सारी डेमोग्राफिक थ्योरीज हैं। अब डेमोग्राफिक है क्या बेसिकली? जो डिफरेंट जो डेमोग्राफिक फिनोमिनन है, जो पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक को स्टडी करना है, एज को स्टडी करना है, हाइट को स्टडी करना है। ठीक है, हम डेमोग्राफी को स्टडी करते हैं, डेमोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन द स्टडी पास्ट। पॉपुलेशन इश्यूज के ऊपर क्योंकि हम बात करते हैं, पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं डेमोग्राफिक थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन में, तो बायोलॉजिकल थ्योरीज आती हैं, डाइट थ्योरीज हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बायोलॉजिकल थ्योरीज आती हैं, डाइट थ्योरीज आती है, और और आती है इसमें डेंसिटी थ्योरी आती है इसमें, है ना, और लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी आती है, फर्टिलिटी फंक्शन थ्योरी आती है, और इसमें आती है प्रोटीन कंजप्शन थ्योरी। ये बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं डेमोग्राफिक्स की। ठीक है, बायोलॉजिकल थ्योरीज कहती है कि
है ना। तो डाइट थ्योरी, फर्टिलिटी जो डिफरेंशियल्स है ना, फर्टिलिटी कम है किसी में ज़्यादा है तो वो क्यों, वो बायोलॉजिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, सोशली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब सोशल थ्योरीज क्या है, थ्योरी ऑफ माल्थुजियन थ्योरी है, सोशल कैपिलरिटी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्रोपेंसिटी है, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ सरप्लस पॉपुलेशन बाय मार्क्स है, इकोनॉमिक थ्योरी है। Fertility behavior of couples in a population is based on many economic consideration, means demographic theory, पॉपुलेशन का बढ़ना कम होना, फर्टिलिटी का बढ़ना कम होना, फिकंडिटी का बढ़ना कम होना, एक ही चीज है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो जनरेशन, इंटर जनरेशनल वेल्थ फ्लो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल मॉडल, ये सब थ्योरीज हैं जो कि फर्टिलिटी डिफरेंशियल को इम्पैक्ट करती है। डेमोग्राफिक थ्योरीज है, बायोलॉजिकल थ्योरीज है, सोशल थ्योरीज है, प्रोटीन कंजप्शन थ्योरीज है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक थ्योरीज की बात कर दी। उसके बाद है ना, तो ये पॉपुलेशन का इंक्रीज करना डिक्रीज करना डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डेंसिटी थ्योरी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, जो फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्रीज करता है जब पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद आता है फर्टिलिटी क्या चीज़ है। फर्टिलिटी बेसिकली एक नेचुरल कंसेप्ट है ना। इट इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग थ्रू रिप्रोडक्शन फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। इट इज द, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड, न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है, सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डाइट थ्योरी डिपेंड करती है, प्रोटीन कंजप्शन थ्योरी पे डिपेंड करता है ना। सोशल थ्योरीज के ऊपर डिपेंड करता है, सोशल कैपिलरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलरिटी माल्थुजियन थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है, सोशल कल्चरल थ्योरीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। फर्टिलिटी क्या है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जो है हमारी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फिकंड फैक्टर्स मेजरिंग फर्टिलिटी। फर्टिलिटी हम कैसे मेजर कर सकते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, और बर्थ रेट कैसी है, फर्टिलिटी रेट कैसी है, टोटल फर्टिलिटी रेट कैसी है। उसके बाद आता है फर्टिलिटी वर्सेस फिकंडिटी। अब फर्टिलिटी क्या है, फर्टिलिटी बेसिकली, fertility is the actual reproductive performance, fertility, and fecundity is the capacity to bear children. Fecundity basically capacity है। तो period between menopause and menarche depends the reproductive survival and fecundity of the human जो है वो impact करता है, ओके। तो उसके बाद न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, लिटरेसी इकोनॉमिक सिस्टम पे डिपेंड करता है ना। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं डिपेंड। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी हमने डिटेल में पढ़ी, किस तरह से स्पोर्ट्स में इसका एप्लीकेशन है, इसका जेनेटिक डिसऑर्डर्स में इसका एप्लीकेशन है, इसका इसको ट्राइब्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने में इसका बेनिफिट है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को अपलिफ्ट करने में इसका बेनिफिट है, इसका डिफेंस में इसका एडवांटेजेस है, हम मेडिकल में इसका, मेडिकल साइंस में इसका एडवांटेजेस है एंथ्रोपोलॉजी का, है ना। हम हिस्ट्री में इसका रेलेवेंस है एंथ्रोपोलॉजी का। तो ये होलिस्टिक सब्जेक्ट्स है, तो ये डिफरेंट फील्ड व्यू को स्टडी करता है। कौन सी थ्योरीज हैं, फील्ड थ्योरीज, डेमोग्राफिक थ्योरीज हैं, बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं, डाइट थ्योरीज है, प्रोटीन कंजप्शन थ्योरी है, बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं, सोशियो कल्चरल थ्योरीज हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, माल्थुसियन थ्योरी है, फर्टिलिटी फिकंडिटी, मोर्टालिटी, निटालिटी, इसके ऊपर डिपेंड करता है सारा। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, क्या स्टेजेस है ग्रोथ की, डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस हैं, साइंस की थ्योरीज ऑफ एजिंग क्या क्या है, बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एजिंग है, सोशियो कल्चरल थ्योरीज ऑफ एजिंग है, ठीक है ना। तो डेमोग्राफी की थ्योरीज हैं, बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं, सोशियो कल्चरल थ्योरीज हैं, ठीक है। कैसे सेलुलर जो है वो डैमेज जो है वो एजिंग को बढ़ावा देता है, कैसे डेमो जो माइटोकॉन्ड्रियल डिके थ्योरी बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जब डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से एजिंग हो जाती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है।
डेमोग्राफिक थ्योरीज कहती है कि पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज करती है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, फेकंडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, डेमोग्राफिक बायोलॉजिकल थ्योरीज के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोटीन कंजप्शन थ्योरीज के ऊपर डिपेंड करता है, बायोलॉजिकल थ्योरीज के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी थ्योरीज हैं। ओके गाइस, उसके बाद रेसेस के बारे में हमने बात की, बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ रेसेस क्या है, देखो है ना, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ रेसेस क्या है, जेनेटिक बेसिस ऑफ रेसेस क्या है, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस ऑफ रेशियल क्या है, ठीक है, और जेनेटिक बेसिस ऑफ रेसेस क्या है। मॉर्फोलॉजिकल में हम करते हैं हाइट को, मैट्रिक मेजर्स को, नॉन मैट्रिक मेजर्स लेते हैं, और जेनेटिक मेजर्स में हम फिंगर प्रिंटिंग करते हैं, आर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम स्टडी करते हैं, और डर्मेटोग्राफिक स्टडी करते हैं, पैटर्न्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स स्टडी करते हैं। ओके, मॉर्फोलॉजिकल है और जेनेटिक बेसिस है। मॉर्फोलॉजिकल में मॉर्फोस्कोपिक है और मॉर्फोमेट्रिक है। जेनेटिक में सीरोलॉजिकल है, नॉन पॉलीजेनिक है। मॉर्फोमेट्रिक मैट्रिक कैरेक्टर्स है, मॉर्फोस्कोपिक, मॉर्फोमेट्रिक एंड मॉर्फोस्कोपिक, मॉर्फोलॉजिकल। रेस बेस बेसिकली क्या है, मेंडेलियन पॉपुलेशन है, जो कि सर्टेन जीन फ्रीक्वेंसी से वो फिजिकल फीचर्स डिफरेंट है तो जीन फ्रीक्वेंसी भी डिफर करेगी नेचुरली। इसमें हम नेशनल इंडेक्स लेते हैं, सिफालिक इंडेक्स लेते हैं, नेशनल इंडेक्स लेते हैं, फेस फॉर्म लेते हैं, बॉडी बिल्ड स्ट्रक्चर लेते हैं, बॉडी की बिल्ड स्ट्रक्चर कैसा है बॉडी का, ठीक है ना। ये मॉर्फोमेट्रिक कैरेक्टर्स है। मॉर्फोस्कोपिक में आ जाता है नॉन मैट्रिक कैरेक्टर्स आर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, नॉन मैट्रिक है। ठीक है, उसके बाद ब्लड ग्रुप पॉलीमॉर्फिज्म है। अब जेनेटिक मार्कर क्या है, जेनेटिक मार्कर क्या है, ये जीन है बेसिकली, जिसकी लोकेशन हमें पता होती है, तो ताकि हम स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर लें। मतलब उस जेनेटिक मार्कर होता है कि हम जीन को आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेट करते हैं, और उससे हम क्लासिफाई करते हैं इंडिविजुअल्स को, इसको बोलते हैं जीन। जीन इसे बेसिकली जीन जेनेटिक मार्कर। अब एज है, पॉपुलेशन है एंड वेरिएशन है एज जेनेटिक मार्कर। ठीक है, बायोकेमिकल मार्कर होता है, मॉलिक्यूलर मार्कर होता है, जीन्स वर्सेस मार्कर। ओके, जो कि क्या करता है, क्लासिफाई करता है बेसिकली।
अब देखो हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप पॉलीमॉर्फिज्म में। ब्लड ग्रुप पॉलीमॉर्फिज्म में आता है मैनी फॉर्म्स ब्लड ग्रुप की। एबीओ सिस्टम आता है इसमें, आरएच ब्लड ग्रुप आता है इसमें, एचएलए सिस्टम आता है इसमें, ठीक है। तो एचएलए सिस्टम क्या करता है, बेसिकली हमारी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो ये जीन्स है बेसिकली, एचएलए क्या है, जीन्स है क्रोमोसोम्स के ऊपर 6 पे। तो ये क्या रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। अब जीएम सिस्टम, अब सेरम प्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म, ब्लड ग्रुप पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा आता है सीरम प्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म। सीरम प्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म में हम देखते हैं सीरम क्या होता है बेसिकली, जब हम प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर्स को निकालते हैं उसको हम बोलते हैं, जब प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर्स। सीरम बेसिकली होता है कि फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड जो रिमेन रह जाता है आफ्टर क्लॉटिंग के बाद, इसको बोलते हैं सीरम। सीरम प्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म, उसमें जीएम सिस्टम आता है। जीएम सिस्टम क्या है बेसिकली, जीएम सिस्टम क्या है, ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन है। तो ये भी बॉडी की इम्यून सिस्टम के लिए होता है। जीएम सिस्टम है, फिर या फिर वो हमें पढ़ा एचएलए हिस्टो कंपैटिबिलिटी सिस्टम है, ये भी प्रोटीन स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन है, तो जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। जीएम सिस्टम भी हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। जैसे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है ये इम्यूनोग्लोबिन आईजी। सिंपल एग्जांपल हम देते हैं जीएम सिस्टम की, हेप्टोग्लोबिन एचपी सिस्टम एंड ट्रांसफेरिन, दो हैं जीएम सिस्टम का, हेप्टोग्लोबिन एंड ट्रांसफेरिन सिस्टम, दो हैं, हेप्टोग्लोबिन सिस्टम एंड ट्रांसफेरिन सिस्टम। ओके तो जीएम सिस्टम का हमने पढ़ा, एचएलए सिस्टम हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये क्या है बेसिकली, ये जीन है फाउंड इन द क्रोमोसोम्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हमारी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जीएम सिस्टम क्या है, ये भी प्रोटीन है, फाउंड करता है बॉडी में। तो इसके दो सिंपल टाइप्स है, हैप्लो हैप्लोग्लोबिन एंड ट्रांसफरेंस सिस्टम, ये दो सिस्टम है जीएम सिस्टम के। आगे बढ़ते हुए ओके, तो जीएम को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज हैं जो ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर होती हैं, ये इम्यून सिस्टम को हेल्प करती हैं ये एंटीबॉडीज। आईजी सिस्टम या जीएम सिस्टम कह लीजिए, हेप्टोग्लोबिन सिस्टम है या फिर ट्रांसफेरिन सिस्टम है। ओके, उसके बाद हम ये बात करते हैं बायोकल्चरली कैसे अडेप्ट करता है, कैसे वो डिफरेंट हॉट रीजन में एक्लिमेटाइज करता है, फिर कोल्ड रीजन में एक्लिमेटाइज करता है, फिर हायर एल्टीट्यूड में बॉडी कैसे एक्लिमेटाइज करती है, कैसे अडेप्ट करती है ना। स्ट्रक्चरल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स पे कैसे वेरिएशन आती है। जो हमारा लंग सिस्टम है वो बड़ा होता है हायर एल्टीट्यूड में, हाइट जो उसका लंग सिस्टम लार्ज होता है हमारा, लेकिन हॉट रीजन में नोज हमारा नोज जो है वो ब्रॉड होता है हमारा, जो लोअर जो लिम्स होती हैं वो लंबी होती हैं। कोल्डर रीजन में बॉडी फैट होता है ज्यादा।
नोज जो है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बायोकल्चरल अडेप्टेशन। इसमें बर्ग्समैन रूल और एलेंस रूल, दो रूल अप्लाई करते हैं, वो आपने याद रखने हैं। आप इपिडीमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है जिसमें हेल्थ और डिसीज के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, हेल्थ और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिलेटेड डिसीजेस के बारे में स्टडी करते हैं। एपिडीमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, हम डिसीज के बारे में स्टडी करते हैं, हम हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हम पढ़ते हैं, जिसमें हम बायोकल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करते हैं, बायोकल्चरल अडेप्टेशन को स्टडी करते हैं, और इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, और एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं डिटेल में। ओके, तो हेप्टोग्लोबिन सिस्टम है, हेप्टोग्लोबिन है सिस्टम है, ट्रांसफेरिन सिस्टम है, ये क्या है, एग्जांपल्स है जीएम सिस्टम का। जीएम सिस्टम है क्या, बेसिकली ये प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर, या एंटीबॉडीज है हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनो सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। ओके, तो जेनेटिक मार्कर क्या है, जेनेटिक मार्कर जो जीन है बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है, जो कि क्लासिफाई करता है लिविंग ह्यूमन स्पीसीज को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करता है दूसरों से, डिफरेंशिएट करता है दूसरों से। ये जेनेटिक मार्कर जिसको हम बोलते हैं। एज एज ए जेनेटिक मार्कर, एज सेक्स एज ए जेनेटिक मार्कर। अब मैन कैसे, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कैसे हेल्प करती है मैन को अडेप्ट करने के लिए टू वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन, लाइक इक्वेटोरियल रीजन में कैसे अडेप्ट करता है, हॉट रीजन में कैसे अडेप्ट करता है, कोल्ड रीजन में कैसे अडेप्ट करता है, हाई लैटिट्यूड में कैसे अडेप्ट करता है, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से हमें पता चलता है। इसमें दो मेन रूल्स आते हैं, बर्गमैन्स रूल और एलेंस रूल। उसके बाद मैन फिजिकोलॉजिकली कैसे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, फिजियोलॉजिकली कैसे रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं, हम डिसीजेस के बारे में स्टडी करते हैं, हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के बारे में स्टडी करते हैं, और हम रिकमेंडेशन देता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट पॉलिसी मेकर्स को कि कैसे ट्राइबल सोसाइटीज की या जनरल पॉपुलेशन की इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, डिसीज को कैसे स्टडी कर सकते हैं, जीएम सिस्टम को कैसे स्टडी कर सकते हैं, और जेनेटिक फैक्टर्स को कैसे कर सकते हैं, ताकि हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्यूर कर सकें, ट्रीटमेंट कर सकें। ओके, तो ये सब चीजें आती हैं इसमें। ओके गाइस, तो अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़े, सीरम प्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म मींस, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। मैनी फॉर्म्स का मतलब मैनी फॉर्म्स होगी तो जेनेटिक वेरिएशंस भी होंगी उनमें, और किसमें जेनेटिक वेरिएशंस होगी, प्रोटीन्स जो कि सीरम में पाया जाता है। सीरम प्रोटीन मींस सीरम प्रोटीन की, जो सीरम प्रोटीन है उसकी मैनी फॉर्म्स को हम स्टडी करते हैं। और जो सिस्टम है उस सिलेबस वो है जीएम सिस्टम है, हेप्टोग्लोबिन सिस्टम है, ट्रांसफेरिन सिस्टम है। जीएम सिस्टम क्या है, बेसिकली एक प्रोटीन है, ठीक है, और उसमें जेनेटिक वेरिएशन को डिस्क्राइब किया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन, 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 और इम्यूनोग्लोबुलिन बेसिकली एक मैनी जेनेटिक वेरिएशंस स्टडी करते हैं जो प्रोटीन के अंदर पाई जाती हैं, और ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती हैं बेसिकली। यह सीरम प्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद आता है ब्लड ग्रुप पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। तो जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, साइंटिस्ट थे एनास्ट्रियन के, उन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को स्टडी किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने।
ओके, तो ये था ब्लड ग्रुप पॉलीमॉर्फिज्म एंड सीरम प्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म। तो जेनेटिक मार्कर से हम जब हम जीन को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जेनेटिक कौन सा ऐसा डिफेक्टिव जीन्स है इसकी वजह से जब वो इनहेरिटेड डिसीज है। तो जैसे अब कुछ जेनेटिक मार्कर्स है वो इंक्रीज रिस्क है, जो कुछ ऐसे जीन्स है वो काज करते हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, एंड women with this marker can opt for more aggressive preventive care to address this risk. Okay, बेसिकली ये टारगेट जीन्स को रिप्रेजेंट नहीं करता बट एक्ट एज ए साइन और फ्लैग लोकेटेड, ये क्लोज जीन्स के क्लोज में होता है ये। ओके, तो बेसिकली ये डीएनए है या जीन है जो कि जिसकी लोकेशन पता होती है और जिससे हम इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने में, स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो क्या था, एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन एज जेनेटिक मार्कर, ईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, बेसिकली जाता है प्रोटीन सीरम प्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, एचएलए, एचपी हेप्टोग्लोबिन, ट्रांसफेरिन एंड जीएम एंटीबॉडीज हैं, इम्यूनो सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब एक और आता है ब्लड एंजाइम। व्हाट आर ब्लड एंजाइम्स? तो ब्लड एंजाइम्स ये भी प्रोटीन्स हैं, ब्लड के अंदर पाए जाते हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं और हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ब्लड एंजाइम्स, ब्लड के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, लीवर के एंजाइम्स होते हैं, हार्ट एंड मसल के एंजाइम होते हैं। ओके, तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।